ख्वाब जैसे बड़े घर में हो रही चहल पहल के बीच मनिका जोर से आवाज लगाती इधर उधर चक्कर लगा रही थी। अरे प्रतीक, तुम तैयार हुए या नहीं? ऐसे काम में भी देरी करता है ये लड़का। मनिका प्रतीक का दरवाजा खटखटाकर उसे बाहर आने को कहती है। इसके पापा भी ना, उन्हें तो देखूं कौन से हीरो बनने में व्यस्त हैं वो। मनिका अपने रूम में जाकर देखती है तो उसका पति चेतन मस्त कोट वगैरह सजाकर तैयार था। कैसा लग रहा हूँ मैं? लप्पू से लग रहे हो एकदम, लगे जैसे झिंगुर से शरीर पर महंगा कपड़ा लपेट दिया हो। तुम नहीं सुधरोगी। अरे आज तो प्यार कर दो, कितना अच्छा दिन है। तभी प्रतीक भी कोट पैंट सजाकर उसके दरवाजे पर आता है और दोनों बाप बेटों को देख मनिका अपना माथा पीट लेती है। बाप लप्पू तो औलाद महा लप्पू। अरे हम कहाँ जा रहे हैं पता है ना आपको? अरे मोनिका, हुआ क्या बता दो। सुनो जी, लड़की वाले बहुत सरल परिवार है। अगर हम वहाँ जाकर ऐसे महंगे कपड़ों की धौंस जमाएंगे तो वो घबरा जाएंगे। आदमी जितना सरल और सादा होकर जाएगा उतना ही वो बात करने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। चेतन और प्रतीक को मनिका की बात समझ आती है और वो सादी शर्ट पहन लेते हैं। तीनों गाड़ी में बैठकर प्रतीक के लिए लड़की देखने निकल पड़ते हैं। मैंने सब पता कर लिया, बहुत सीधा परिवार है। लड़की टीचर की बेटी है तो अनुशासन में तो पूरी होगी, और हमको तो कन्या रूपी धन ही तो चाहिए, है ना? एकदम सही बोली तुम। बस उसे भी हमारा प्रतीक पसंद आ जाए, वही सबसे जरूरी है पापा। वरना आजकल लड़कियां परिवार के दबाव में हाँ बोलकर बहुत दुखी रहती हैं। सब लोग लड़की के घर के बाहर गाड़ी रोकते हैं, जो कि एक सामान्य से मोहल्ले में बना छोटा सा घर था। सुधीर एक स्कूल में पढ़ाने वाला मामूली टीचर था। बोला था ना जी, लोगों का दिल बड़ा होना चाहिए। इतनी अच्छी खातिरदारी तो हमारे घर पर भी नहीं होती। रानी जी, आपकी बेटी को बुला लीजिए। और रानी अपनी बेटी के दरवाजे पर खटखट करती है। ठक ठक होते ही आईने के सामने सीने को थामे खड़ी गुंजन का दिल जोरों से धड़क उठता है। वो झट से सिर पर पल्लू करती है और दराज में कुछ ढूंढने लगती है। नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ गया? यही तो रखा था। वो चीज किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। माँ जी, वॉशरूम की जोर है। और प्रतीक वॉशरूम की ओर जाने लगता है। तभी उसे खिड़की से कमरे में गुंजन नजर आती है। आखिर तुम्हारी हिरण सी तेज आंखें किसे ढूंढ रही हैं? कहीं तुम पर किसी और का तो हक नहीं है? क्या खो गया है इस प्यारी लड़की का? और गुंजन को एक बक्से में आखिर कुछ मिलता है, जिसे वो संभाल कर रखती है और बाहर आने लगती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, प्रतीक सामने ही खड़ा था। दोनों की निगाहें मिलती हैं। रानी ने गुंजन को पहले ही समझाया था कि सिर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। गुंजन घबराकर सिर पर पल्लू ओढ़ने लगती है, मगर पल्लू तो उसके सीने से ही हट जाता है और वो पलटकर सीने पर हाथ रख लेती है। तब प्रतीक आहिस्ता से पल्लू उठाता है और गुंजन के कांधे पर रख देता है। मेरी ओर देखो गुंजन, हया किसी पर्दे में लिपटी नहीं होती। हया तो इन निगाहों में बसती है, और निगाहें कह रही हैं कि तुम घूंघट में खुद को कैद नहीं करना चाहती। जो तुम खुद नहीं करना चाहती तो उस पर मैं या मेरा परिवार कैसे तुम्हें ये कैद में डाल सकता है? गुंजन ने नजर उठाकर पहली बार प्रतीक को देखा और देखते ही गुंजन का दिल जोर से चहक उठा। प्रतीक ने मन ही मन गुंजन को अपना बनाने का फैसला ले लिया था। आओ आओ गुंजन बेटिया, जरा रसोई से चाय लेती आना। और गुंजन रसोई से चाय लेकर आती है और सबको देती है। घबराहट में उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वो प्रतीक को चाय पकड़ाती है, तभी उसका हाथ टच होता है। गुंजन घबराकर चाय गिरा बैठती है। गुंजन का हाथ गरम चाय से जलता है कि उससे पहले ही प्रतीक उसका दूसरा हाथ अपने हाथ पर सारी गरम चाय ले लेता है। ये देख लोग परेशान हो उठते हैं, मगर गुंजन और प्रतीक बस एकटक एक दूसरे को आंखों में देख रहे थे। अरे अरे, इट्स ओके, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। गुंजन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बहन जी, आप मेरी पगली की चिंता छोड़िए। देखिए तो प्रतीक जी को कितनी चोट आई है। ये क्या कर दिया तुमने? अरे रानी जी, जरा सी चोट ही तो है। वैसे भी इतने बड़े सांड से शरीर में क्या ही असर देगी। देखिए तो कैसे निहार रहा है आपकी गुंजन को। चेतन सुधीर के घर में नजर फिरा रहा था। तभी सुधीर बोलता है, जितनी मेरी औकात रही है बस उतना ही मेरा ये आशियाना है चेतन जी। एक ये बेटी है, इसकी शादी कर दो, फिर बस गंगा नहा लूंगा। फिर हमारा घर एकदम सूना। बेटा जब शादी लायक होगा फिर तभी रौनक आएगी घर में। वैसे भी बेटे बेटियों जितना बातें कहाँ करते हैं। नहीं नहीं सुधीर जी, मैं तो देख रहा हूँ कि एक टीचर होकर भी लगी बंधी फिक्स्ड सैलरी में भी कितने अच्छे से सब मैनेज किया है आपने। मिडिल क्लास लोगों की ये बात ही तो मुझे बहुत पसंद है कि उन्हें कम बजट में फिट होना आता है। वैसे हमारी गुंजन भी पास की प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है। सच बहुत ही होनहार बच्ची है हमारी। अच्छा,
फिर तू बिटिया हमारे घर जब बहू बन के आओगी तो एक दिन घर बैठने नहीं दूंगी। तुम दोनों नौकरी करना और मैं तुम दोनों का टिफिन बना कर दूंगी। मनिका जी, सच कहूं, आप लोगों जैसा सरल स्वभाव देखने को ही नहीं मिलता। हमें आप लोग बहुत पसंद हैं। ए जी, इनसे उस बारे में बात करो ना। वो दहेज और लेन देन की लिस्ट अगर पहले दे देते चेतन जी तो पैसे जुटाने में मदद हो जाती। ये सुनते ही मनिका चेतन एक दूसरे के चेहरे की ओर चिढ़कर देखते हैं। भाई साहब, हमें अगर जलील करना था तो रिश्ते को मना कर देते, लेकिन दहेज जैसी चीज का नाम तो ना लेते। हाँ समझे जी, हम आपकी बेटी ब्याहने आए हैं, ना कि खरीदने। हमें गुंजन 2 जोड़े में और 1 रुपए के कन्यादान के साथ चाहिए। हाँ, आपको अगर हमारा नालायक बेटे को अपनाने के लिए हमसे दहेज चाहिए तो वो बता दीजिए। और मनिका की बात पर सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। गुंजन बेटा, तुम्हें प्रतीक पसंद तो है ना? वैसे उसमें शराब सिगरेट की ऐसी कोई लत नहीं है। होती तो भी मैं आपके लिए छोड़ देता गुंजन। गुंजन प्रतीक का जवाब सुनकर उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है और हाँ में सिर हिलाकर नजर झुका लेती है। हाँ माँ जी, आज तक माँ बाबा के अलावा किसी को मेरे दर्द की फिक्र नहीं रही, पर इन्होंने आज गर्म चाय का प्याला अपने हाथ पर गिराकर सारी पीड़ा खुद ले ली। जिन्हें मेरे तन की पीड़ा से तकलीफ हो उठी, वो भला मेरे मन की पीड़ा कैसे दे सकता है। हाँ, मैं खुश हूँ। और प्रतीक गुंजन का रिश्ता तय हो जाता है। जैसे चेतन मनिका चाहते थे शादी सिंपल हो, उसी तरह से शादी का दिन भी आता है। प्रतीक बेचैन था गुंजन के साथ जिंदगी शुरू करने के लिए। उधर मनिका घर को बहू के स्वागत के लिए सजा रही थी। तभी वो अपनी बेटी को एक हार का डब्बा देती है। ये चंचल सुन, जब तेरी भाभी घर में आए तो ये हार उसे गिफ्ट करना। बस जल्दी से प्रतीक उसे ले आए। उधर प्रतीक और गुंजन के फेरे हो जाते हैं। पल भर में गुंजन इस छोटे घर से निकलकर बड़ी दुनिया का हिस्सा बन गई। जैसे ही प्रतीक गुंजन की मांग भरता है, उसके कानों में ढेरों शहनाइयां गूंज उठती हैं, जैसे कोई हिट फिल्म चल रही हो। आखिर में हीरो हीरोइन मिल ही गए, लेकिन ये क्लाइमैक्स नहीं, कहानी की शुरुआत थी। विदाई का समय आता है। प्रतीक गुंजन को कमरे में लेने आता है तो वो बिस्तर पर बैठी थी और उस बॉक्स को नम आंखों से देख रही थी। ये तो वही बक्सा है जिसे उस दिन आप परेशान होकर ढूंढ रही थी। अगर बुरा ना लगे तो जान सकता हूँ, इसमें क्या कहीं एक्स प्रेमी के प्रेम पत्र तो नहीं? मेरा आज तक कोई प्रेमी नहीं रहा, आप ही पहले और आखिरी। इस बक्से में मेरे सपने हैं। और गुंजन बक्सा खोलती है तो उसमें ढेर सारे नोट थे। कोई 50 का, कोई 100 का, कोई 50 का, तो कोई 2000 का। ये क्या गुंजन? ये पैसे मैंने बाबा के लिए अपनी तनख्वाह से बचाकर जोड़े थे। एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए शरीर का कपड़ा तक बेचने निकल पड़ता है, पर मैं उनकी थोड़ी मदद करना चाहती थी, इसलिए आज जाते हुए उन्हें ये बक्सा थमा दूंगी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। तुमने जो सोचा वो हर सच से अधिक सुंदर है, और मुझे भला कैसी आपत्ति? सुनो, वो माँ क्या कहती है, मैं बस लप्पू सा एक पति ही हूँ, कोई तानाशाह नहीं हूँ जो तुम पर हुकूमत कर लूंगा। ये तुम्हारी कमाई है, जाओ दे दो बाबा को। और गुंजन विदा होते हुए सुधीर को बॉक्स देकर उससे लिपटकर खूब रोती है। मेरा असली धन तो जा रहा है। बस बेटा, जा रही है तो उस घर को अपना बना लेना। अब तू इस घर की दहलीज को केवल मेहमान बनकर ही लांघ सकेगी। जी पापा। गुंजन सबसे गले लगकर खूब रोती है और विदा हो जाती है। गाड़ी में प्रतीक गुंजन का हाथ थामता है और वो उसके कांधे पर सर रख लेती है। गुंजन एक दुनिया पीछे छोड़ चली थी और एक नई दुनिया में अब सर टिकाए हुए थी। और सोचते सोचते अचानक गाड़ी रुक जाती है और गुंजन देखती है कि एक आलीशान घर के सामने गाड़ी खड़ी थी। पूरा घर ऐसे जगमगा रहा था जैसे जुगनुओं का शहर हो कोई। ड्राइवर, तुम मेम साहब के साथ यहीं रुको। अच्छा जान, मैं अभी आया, फिर साथ में घर चलते हैं। और प्रतीक के पीछे की ओर से घर के अंदर चला जाता है। गुंजन का मन हर पल सपनों की बगिया में हिलौरे मार रहा था, पर प्रतीक 10 मिनट तक लौटकर नहीं आया। गुंजन वही गाड़ी में बैठकर इंतजार करके बेचैन हो गई थी। भैया देखिए ना साहब कब तक आएंगे। और ड्राइवर भी बाहर निकलकर घर के पीछे चला जाता है। अब ना ड्राइवर लौटता है ना ही प्रतीक। गुंजन का दिल मुंह को आ रहा था। उसके हाथ पांव अब सुन पड़ने लगे थे और लंबा इंतजार करने के बाद वह गाड़ी से उतरती है और घर की ओर बढ़ती है। पर दरवाजे के बाहर खड़ी थी तभी उसे अंदर से हंसने और ठहाकों की जोरदार आवाज सुनाई देती है। कितनी चिल फैमिली है ये, सब जरूर बातों में अपनी बहू को भूल गए होंगे। और गुंजन एक झटके में दरवाजा खोलती है, पर वो जो देखती है वो हैरान करने वाला था। सामने हॉल में बैठा प्रतीक के माँ बाप और बहन चंचल के हाथ में ताश थी और वो लोग जुए वाली ताश खेल रहे थे। बोले तो जिसमें पैसों की बाजी लगती है।
तभी ड्राइवर रसोई से बर्फ लेकर आता है और गुंजन हल्का सा दाईं ओर देखती है तो प्रतीक के हाथ में शराब की बोतल थी और वो मजे से पैक बना रहा था। मॉम, आइस कितनी लोगे? आइस दे तेरे बाप को, मैं तो आज नीट मारूंगी। आई एम सो हैप्पी, ये। तभी चंचल की नजर दरवाजे पर खड़ी गुंजन पर पड़ती है और वो सबको इशारा करती है और ये सब लोग एक साथ गुंजन को त्योर चढ़ाकर घूरने लगते हैं। आ गई बेटिया, हम तो देख मनमौजी लोग हैं, मौज करते करते तेरा ख्याल ही निकल गया दिमाग से। जा चंचल, अपनी भाभी का स्वागत कर। चंचल लहराती सी जाती है और आरती की थाली थामकर कुमकुम की थाल और चावल का लोटा वगैरह सब रख देती है। मनिका जैसे ही आरती करने लगती है उसे छींक आ जाती है और थाल नीचे गिर जाती है। अरे चढ़ गई लगता है। सुन बहू, आज पहली बार इस घर में आ रही है, तुझे सास का ज्ञान दे दूं। देख, पीना है तो सोडे के साथ पीना, नीट कभी मत मारना, कमबख्त उल्टी हो जाती है। और मनिका जमीन पर ही गिरा हुआ तिलक उठाकर उसे लगा देती है। गुंजन के लिए ये सब एक बुरे सपने जैसा था, पर इससे भी बुरा अभी होना बाकी था जब मनिका गुंजन के लहंगे पर ही उल्टी फेंक देती है। नहीं, मेरा शादी का जोड़ा। अरे अरे मॉम, हाथ बेवड़ी हो तुम। अरे चंचल, जरा नींबू चटा मॉम को। और गुंजन, तुम जरा फटाफट ये सब निपटाओ और अंदर आओ, मच्छर आ रहे हैं अब। गुंजन कुमकुम के पानी से भरे थाल में पांव जैसे ही रखती है उसकी चीख निकल पड़ती है। माँ। और सब एक साथ हंस पड़ते हैं। आखिर ये परिवार गुंजन से चाहता क्या है? क्या सच क्या झूठ? रिश्तों में दिखने वाले इतने चमकीले रंग एकदम से काले से नजर आ रहे थे। गुंजन की आह से पूरा हॉल गूंज उठा था। गुंजन उस कुमकुम के थाल से पांव बाहर निकालती है तो उसके पांव से ढेर सारा पानी निकल रहा था, पर वो जैसे ही जमीन पर पांव रखती है वो फिर से करहा उठती है। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे पांव में किसी ने हजारों शूल चुभा दी हो।